स्वागत है आप सभी का एसईएस ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। मैं अजीत प्रकाश आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जो आप इस चैनल को ढेर सारा स्नेह ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। लगातार सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ती जा रही है, यह केवल आप लोगों के स्नेह और प्यार का नतीजा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी तरह स्नेह अपना देते रहिएगा और जन जन तक पहुंचाने में हमारी भावनाओं को, हमारे द्वारा दी जाने वाली शिक्षाओं को लोगों तक प्रचार, आप ही हमारे सहयोगी हैं, आप ही हमारे माध्यम हैं, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो आइए फिर से हम लोग जो है राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं के लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर की कड़ी में आज हम लोग जो है प्रश्न संख्या 71 से लेकर के 80 तक पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हमारा जो पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो आप अनिवार्य रूप से देखें, वह आपके लिए काफी फायदेमंद होगा और आगे आने वाले एग्जामिनेशन में वह आपको काफी सहायक सिद्ध होगा। तो देखिए हमारा जो सवाल है, हमारा सवाल है कि वीटो शक्ति, ध्यान दीजिएगा, वीटो शक्ति क्या है और यह किसे प्राप्त है। तो हम लिखे हैं कि वीटो का अर्थ होता है निषेधाधिकार। क्या होता है? निषेधाधिकार। तो देखिएगा यहाँ पे लिखे हैं कि यह जो वीटो जो शब्द है यह लैटिन भाषा का शब्द है। कई बार यह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है कि वीटो जो शब्द है वह किस भाषा का शब्द है। तो वीटो लैटिन भाषा का शब्द है और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? निषेधाधिकार। मतलब निषेध मतलब निह मतलब नहीं, सेध मतलब भेदना, मतलब जिसको भेदा नहीं जा सके, जिसको तोड़ा नहीं जा सके, ऐसा पावर, ऐसा अधिकार नहीं, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या? निषेधाधिकार। लिखे जिसका अर्थ है मैं निषेध करता हूं। लिखे हैं कि यह एक तरफा रूप से किसी कानून पर रोक लगाने का अधिकार होता है। जब कोई कानून पारित होता है तो उस कानून का जो विरोध होना, उस कानून के खिलाफ जाना ही निषेध होता है। तो निषेध रखने का जो अधिकार यानी कि कानून को रोकने का अधिकार, कानून के खिलाफ जाने का अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं? निषेधाधिकार। और यह अधिकार जो है सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश, जिसमें आपका नाम किसका किसका आएगा? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन, इनको प्राप्त है। आप सभी जो है इनको समझ गए होंगे। फिर से मैं बता दूं कि वीटो शक्ति क्या है। तो वीटो जो हमने आपको बताया कि वीटो क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है कि मैं निषेध करता हूं, मैं निषेध करता हूं। और यह जो है एक तरफा रूप से किसी कानून को रोक लगाने का अधिकार होता है। जब किसी भी देश द्वारा वैश्विक स्तर पर कोई ऐसा कोई नियम या कानून यदि पारित होता है तो जो सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य देश हैं तो उसको यह अधिकार होता है कि वह उस पर रोक लगा सकता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? निषेधाधिकार। सुरक्षा परिषद के यदि पूछ दे कुल सदस्य देशों की संख्या तो आपका क्या हो जाएगा? आपका 15 हो जाएगा, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो लिखा हुआ है कि वामपंथी दल, लिखेगा क्या लिखा हुआ है कि वामपंथी दल। तो वामपंथी दल क्या होता है? पर सबसे पहले हम लोग जो है इसको समझेंगे। लिखे हैं कि वामपंथी दल से तात्पर्य यानी मीनिंग, इस दल से, दल मतलब पार्टी, संगठन, संस्था, उस संस्था से, उस पार्टी से है। किससे? जो समाज की विषमता, विषमता मतलब समता मतलब बराबरी, विषमता मतलब जो बराबर नहीं है, ऊंच नीच की जो खाई है, जो गरीबी, शोषण इत्यादि के उन्मूलन। उन्मूलन मतलब क्या होता है? उन्मूलन मतलब होता है जड़ से उखाड़ कर फेंकना। मतलब समाज में व्याप्त गरीबी, समाज में व्याप्त असमानता, समाज में व्याप्त शोषण, इसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जो संघर्ष करता है या आवाहन करता, आवाहन करना मतलब बुलाना यानी कि उसके खिलाफ जागृति फैलाना का जो काम करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वामपंथी दल कहते हैं। मतलब जो किसी एक राह, किसी एक रास्ता यानी किसी एक दल के विषय में ना हो करके बल्कि समाजगत हो, दलगत ना हो, वो समाजगत हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वामपंथी कहेंगे। लिखे हैं कि वामपंथी दल का एकमात्र उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है उसका? कि समाज में जो विषमता है, विषमता मतलब जो बराबरी की भावना नहीं है, जो ऊंच नीच की जो खाई है, ऊंच नीच का खाई या तो आपका जात लेकर के हो, या आपका धर्म को लेकर के हो, या आपका संप्रदाय, खान पान, रीति रिवाज, पहनावा ओढ़ावा, कोई भी चीज को लेकर के हो, ये जो खाई है
इसको मिटाने में समुचित मतलब जितना उचित हो सके उद्देश्य पूर्ण कार्य करना ही क्या कहलाता है, तो हमारा जो है वामपंथी दल का उद्देश्य कहलाता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि देखिएगा साम्यवादी दल सीपीआई, सीपीआई जो है हमारा इसी प्रकार का एक दल है जो हमारा गरीबी उन्मूलन के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में फैली विषमता को मिटाने के लिए, समाज में फैला शोषण जो है उसको समाप्त करने के लिए ये काम करता। और भी नाम आप देख सकते हैं, साम्यवादी मार्क्सवादी पार्टी, इसका भी आपका नाम ले सकते हैं इत्यादि। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है उसको देखने का प्रयास करिए। लिखा हुआ कि बीमारू, देखिएगा कि बीमारू राज्य, राज्य मतलब क्या बताए, राज्य मतलब निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल, न सबका एक सीमा होता है, क्षेत्रफल होता है। यहाँ देखिएगा लिखे कि बीमारू राज्य का क्या अर्थ है, लिखे कि ऐसे राज्य जो अपने नागरिकों को मूलभूत मतलब क्या, जो अति आवश्यक, जो उनके लिए जीने के लिए जो होता है, जैसे भोजन ये मूलभूत आवश्यकता माता, वस्त्र मूलभूत आवश्यकता, स्वास्थ्य ये उसका मूलभूत आवश्यकता माता, शिक्षा न, आवास, आवास मतलब रहने के लिए घर इत्यादि की समुचित आपूर्ति एवं व्यवस्था नहीं कर सकते तो बीमारू राज्य कहलाते हैं। ऐसे राज्य जो अपने राज्य में रह रहे नागरिकों की जो मूलभूत आवश्यकता है, वैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारा 3 मुख्य मूलभूत आवश्यकता है। उसके अलावा स्वास्थ्य भी आता है, उसके अलावा हमारा जो है शिक्षा भी आता है, उसके अलावा हमारा परिवहन भी आता है, उसके अलावा हमारा संचार भी होता है, जो हमको क्या करता है, जो हमको समाज की मुख्य धाराओं से जोड़ने का काम करता है। यदि कोई राज्य ऐसी व्यवस्था को देने में अपने नागरिकों को असफल होता है तो वैसे राज्य को हम बीमारू राज्य कहते हैं। और बीमारू राज्य में कौन कौन आता है, देखिएगा कि बिहार आता है और मध्य प्रदेश आता है, राजस्थान आता है और उत्तर प्रदेश आता है। आप ऐसे देख सकते हैं बीमारू, BIMARU, BIMARU, इसको आप याद रखने का आप ट्रिक इसको देख लेंगे। यहां मैं लिख देता हूं, ये जो याद रखने का आप ट्रिक है अब इसको ध्यान से देखेंगे। BI से क्या हो गया, BI से बिहार हो गया, BI से क्या हो गया, BI से बिहार हो गया, MA से क्या हो गया, MA से मध्य प्रदेश हो गया, R से क्या हो गया, R से राजस्थान हो गया, और U से क्या हो गया, U से आपका उत्तर प्रदेश हो गया। बीमारू, BIMARU, यानी कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, बीमारू राज्य किसको कहेंगे, ऐसे राज्य जो अपने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पाता, उसको हम लोग बीमारू राज्य कहते हैं। अगला देखिएगा कि अन्ना आंदोलन, क्या लिखा हुआ, अन्ना आंदोलन, अन्ना नाम है अन्ना हजारे, तो उनके द्वारा जो चलाया गया आंदोलन, उसी पर टिप्पणी लिखे हैं कि अन्ना हजारे ने आम जनता की आवाज बुलंद करने के लिए, यानी कि आम जनता की जो आवश्यकता थी, आम जनता के साथ जो शोषण हो रहा था, आम जनता जो भ्रष्टाचार का सामना कर रहे थे, जो सरकारी तंत्र जो विफल हो चुका था, इसके लिए अन्ना हजारे ने क्या किया, लोगों को जगाने का काम किया, लोगों में ये सरकार के प्रति सवाल पूछने का भावना पैदा किया कि सरकार जो है सेवक है हमारा, और सरकार यदि हमको नहीं सही तरीके से वो गाइड कर पाती है, वो तो निकम्मी है, तो उसको बदला जाए। नहीं, इसके लिए उन्होंने क्या किया, जन लोकपाल बिल, जन मतलब क्या हुआ, आम जनता, आम जनता के हित के लिए जो बिल लाया गया था, जन लोकपाल बिल, जो अफसरशाही था ना, जो क्या कहते हैं अफसर थे, उसका जो मनमानी था उस पर रोक लगाने के लिए, जो राजशाही था, जो लोग वहां पे सत्ता में थे, वो जो अपना वर्चस्व जो स्थापित किए हुए थे, इन सभी को समाप्त करने के लिए जंतर मंतर और रामलीला मैदान, जो कहां पे है, दिल्ली में है, वहां पे अनशन किया, अन्न जल को त्याग कर धरने पर बैठ गए, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अन्ना आंदोलन के नाम से जानते हैं। अन्ना आंदोलन का क्या उद्देश्य था, अन्ना आंदोलन का उद्देश्य था कि जन लोकपाल बिल को लागू किया जाए, जो लोगों के हित के भलाई के लिए बिल बनाया गया था, जो अफसरशाही व्यवस्था, अफसरों की जो मनमानी है उसको समाप्त किया जाए, जो लोग सत्ता में है उसकी जो मनमानी है राजशाही, उसको समाप्त किया जाए। लिखे हैं कि इस आंदोलन की लहर में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की जो शीला दीक्षित की जो सरकार थी, वो 15 साल पुरानी सरकार, जो लगातार दिल्ली में कांग्रेस अपनी सत्ता बनाए हुए थी, 15 साल से सरकार बनाए हुई थी, और उस समय जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी वो कौन थी, शीला दीक्षित, वो हार गई चुनाव में, और आम जनता पार्टी की सरकार बनी, और मुख्यमंत्री के पद पर कौन आए, अरविंद केजरीवाल, जिसको आप लोग भली भांति जानते होंगे, देखते होंगे आप लोग टीवी में, न्यूज में उसको देखे होंगे। अगला देखिएगा पर्यावरण संरक्षण, देखिएगा पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण देखिए, परिआवरण, परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब सतह, लेयर,
हमारे आसपास के चारों ओर का जो सतह है, यानी हमारा उसमें मृदा भी है, मिट्टी भी है, जल भी है, हवा भी है, हमारे चारों ओर का जीव जंतु भी है, सब कुछ उसके अंतर्गत आता है। उसका संरक्षण करना, संरक्षण मतलब क्या होता है? संरक्षण जितना हो सके उचित तरीके से देखभाल करना। अब सबको तो आप नहीं देख सकते, पूरी दुनिया का जितना भी पेड़ है उसमें तो आप उसकी सुरक्षा नहीं कर, लेकिन जो आपके आसपास है, जो आपके आसपास जीव है, जो आपके आसपास पानी का स्रोत है, आप उसको उसका तो देखभाल कर सकते हैं। लिखे कि भूमि हो गया, जल हो गया, वायु यानी हवा हो गया, वन हो गया, इत्यादि जो प्राकृतिक प्रदत्त है, मतलब जो प्रकृति के द्वारा जो दिया गया जो अनमोल धरोहर है, उसका समुचित मतलब जितना उचित हो सके उसका देखभाल करना, उसका सुरक्षा करना ही हमारा क्या कहलाता है? पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। और पर्यावरण संरक्षण करके ही जीवों के जीवन को बचाया जा सकता है और सुखमय बनाया जा सकता है। यदि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, सुंदर रहेगा, तभी हम बेहतर जीवन की कल्पना कर सकते हैं, या हमारा आने वाला जो भविष्य है तभी हमारा सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए पर्यावरण संरक्षण क्या है? अनिवार्य है। आगे देखते हैं। उदारीकरण, उदार मतलब क्या होता है? दया की भावना। उदारीकरण क्या देख रहा? सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण, मतलब नियंत्रण मतलब क्या? कंट्रोल। सरकार जो कानून बनाती है कंट्रोल में लाने के लिए, ना कोई विधि व्यवस्था को चलाने के लिए, यदि वो अनावश्यक है तो उसमें यदि रियायत दिया जाए, छूट दिया जाए, या उस कानून व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उदारीकरण कहेंगे। जैसे गैस हम लोग लेते हैं, उसमें जो सब्सिडी मिलता है ये भी उदारीकरण है। आप कोटा से जो आपको जो मिलता है वो भी उदारीकरण का ही है। यदि आप हमारे जो रोड है उसके बगल में जो फुटपाथ बना हुआ है, जो पैदल चलने के लिए यदि उतना जरूरी नहीं है तो लोग उस पे सब्जी बेचते हैं, लोग उस पे अपना फल का ठेला लगाते हैं, या कोई कपड़ा बेचते हैं, जो भी सामान बेचते हैं, और प्रशासन की गाड़ी उधर से गुजरती है लेकिन देख के अनदेखा कर देती है, ये भी उदारीकरण ही है। मतलब आम जनता का अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो, यदि कोई कानून में यदि रियायत दिया जाए या सब्सिडी दिया जाए तो उसको हम लोग उदारीकरण ही कहेंगे। देखते हैं, लिखे हैं कि सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण या प्रतिबंध से यदि अर्थव्यवस्था को मुक्ति मिल जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। इससे क्या होगा? आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। लिखिए, उदारीकरण के अंतर्गत क्या होता है? उदारीकरण के अंतर्गत सारी क्रियाएं, क्रिया मतलब काम, जितने भी काम है वो सभी काम शामिल है जिसके द्वारा किसी देश की आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली। तो देश का आर्थिक विकास कब होगा? जब जनता का आर्थिक विकास होगा, क्योंकि जनता, हम जितना ग्रोथ करेंगे, हमारा जितना इनकम बढ़ेगा तो हमारा देश का भी इनकम बढ़ेगा। तो लिखे हैं कि क्योंकि हम जो है वह देश में आते हैं, लिखे किसी देश की आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियां यानी नियम, प्रशासनिक नियंत्रण हो या कोई भी प्रक्रिया हो इत्यादि को यदि समाप्त किया जाए या उसमें शिथिलता मतलब उसमें ढिलाई कर दिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उदारीकरण कहेंगे। उम्मीद है आप लोग सब इसको क्या किए होंगे? समझ गए होंगे। यदि किसी को दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा कमेंट में। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। अ मतलब नहीं, प्रत्यक्ष मतलब सामने से, प्रजा यानी आम जनता, तंत्र यानी सिस्टम, यानी कि आम जनता का सिस्टम, आम जनता का शासन। हमारे यहाँ क्या? हमारे यहाँ प्रजातंत्र है ना, जिसको आप लोकतंत्र भी कहते हैं, लेकिन कैसा है? अप्रत्यक्ष है। और मतलब नहीं, हम लोग सामने से डायरेक्ट सरकार को नहीं चुनते हैं, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाकर के सरकार को चुनते हैं। तो लिखे हैं कि हमने यदि राज्य की बात किया जाए, नीतीश कुमार को हमने डायरेक्ट वोट देके नहीं चुना था, हमने प्रतिनिधि को वोट दिया था, तब जाके बने थे। या नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट हमने वोट नहीं दिया, हमने अपने प्रतिनिधि को वोट दिया, वो उसको जाकर के चुने हैं। तो लिखिए कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है? लिखिए, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता अपना मत मतलब विचार, वोट गुप्त रूप से देती है। लेकिन मतदान केंद्र पर जनता क्या करते हैं कि अपने जो जनप्रतिनिधि होते हैं उसके नाम का जो चुनाव चिन्ह है उस पर या तो मुहर लगा देते हैं, और आजकल यह काम ईवीएम मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा भी संपादित किया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र मतलब ही हुआ कि ऐसा प्रजातंत्र या ऐसा सिस्टम जिसमें जनता डायरेक्ट सरकार को ना चुन करके जनता अप्रत्यक्ष रूप से सरकार चुनने में अपना भूमिका निभाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। आगे बढ़ते हैं। लिखे हैं कि भारत पाक संबंध पर एक टिप्पणी लिखिए। ये जो लघुत्तरीय में आप ध्यान रखिएगा, दीर्घोत्तरीय में होगा तो ये कम से कम 200 शब्द में होना चाहिए। ये लघुत्तरीय की हम बात बता रहे हैं, 2 नंबर का। लिखे हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो संबंध है ना, हमेशा से, चाहे ऐतिहासिक हो कि राजनीतिक हो, इस मुद्दे से तनाव में रहा है ना। सब एक दूसरे अपना जो है
वर्चस्व दिखाने का प्रयास करता है। लिखे हैं कि इन देशों में तनावपूर्ण रिश्ते का मूल वजह क्या? भारत के विभाजन यानी बंटवारा को माना जाता है। और कश्मीर विवाद भी अछूता नहीं है। आजकल जो है कश्मीर विवाद इसको उलझाए हुए है। और कश्मीर विवाद के विषय में मैंने आपको बताया था कि जब हमारे देश का बंटवारा हो रहा था तो उस समय जितना भी देशी रियासत हुआ करता था उसके पास यह था कि भाई या तो आप भारत संघ में मिलिए, या तो आप पाकिस्तान संघ में जाकर के मिल जाइए, या स्वायत्त शासी रहिए, मतलब आप अपना शासन खुद करिए। तो उस समय जो कश्मीर के जो राजा थे ना, वो हरि सिंह थे। हरि सिंह ने कहा कि ना मैं भारत में मिलूंगा, ना मैं पाकिस्तान में मिलूंगा, मैं स्वतंत्र शासन करूंगा। तो मतलब कश्मीर ना भारत का था, ना कश्मीर पाकिस्तान का था, कश्मीर स्वतंत्र था। लेकिन पाकिस्तान जो बदमाश है वो कश्मीर पर हमला करता है हड़पने की नियत से। तब हरि सिंह जो है उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनसे सहायता मांगते हैं और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं, यानी कश्मीर भारत का हो जाता है। और भारतीय सेना जाकर के मोर्चा संभालती है और जो है उनको पीछे खदेड़ने का काम करती है। और पाकिस्तान अपने आका, अपने पिताजी अमेरिका को बुलाते हैं, बीच में फिर समझौता होता है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल आप लोग देख रहे हैं, फिर भी कुछ हिस्सा जो ओरिजिनल कश्मीर जिसको स्वर्ग कह सकते हैं अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। उम्मीद है जल्द ही हम लोग उस पर फतह हासिल कर ही लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कश्मीर विवाद को देखते हैं कि कश्मीर विवाद आज भी दोनों देश को उलझाए हुए हैं और बेतुका ढंग से उलझाए हुए, क्योंकि ये पाकिस्तान का तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान न लिखे कि दोनों देश कश्मीर विवाद को लेकर कई बार सैनिक कार्रवाई कर चुके हैं, लेकिन इन दोनों देशों में तनाव न आज भी मौजूद है। आज भी कोई किसी प्रकार का कोई तनाव में कोई कमी नहीं आया, जबकि दोनों देश एक दूसरे से चाहे ऐतिहासिक रूप से हो, या सभ्यता के रूप से हो, या भौगोलिक रूप से हो, या अर्थव्यवस्था से हो, जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा है, भारत से ही अलग होकर बना है, तो इसलिए दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी रिश्ता क्या है, काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ बच्चा कि शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं। लिखे है कि कोई भी शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश का शोषण ना करे ना। यदि हमारा मान लो कि यदि इसमें संग नहीं हो तो ऐसा तो पता चलेगा कि जो देश ताकतवर है वो अपने से कमजोर देश पर हमला करेगा, उसको हड़प लेगा। नहीं, यहाँ सब सुरक्षित रूप से सबका चले ना, सब को आजादी मिले। तो इसके लिए क्या किया गया, शक्ति संतुलन की नीति को पारित किया गया ना संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। देखिएगा इसमें क्या था कि कोई भी शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश का शोषण ना करे, उस पर वर्चस्व ना दिखाए, उस पर ध्वंस ना दिखाए। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया, कुछ शर्त और संधि बना दिया, और जिसके तहत हम लोग क्या देखते हैं कि कि कोई भी शक्तिशाली देश यदि सक्षम है तो वो अपने तक सीमित रहे, ना कि कमजोर देशों पर उसका आजमाइश करे। तो इसी को हम लोग शक्ति संतुलन नीति के रूप में जानते हैं। उदाहरण के लिए यदि आतंकवाद पर यदि नियंत्रण करने के लिए क्या किया गया, अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया गया 2001 ईस्वी में अमेरिका द्वारा। वहां पे ना आप देखे होंगे कि उस पर आक्रमण करके आतंकवादी को ढेर कर दिया गया, यह शक्ति संतुलन का ही था ना। यदि ऐसा नहीं रहता तो फिर वहां पे जो है दिक्कत होता। आगे देखते हैं, लिखे हैं कि खुली अर्थव्यवस्था। अर्थ मतलब क्या हुआ, अर्थ मतलब इनकम, इनकम का व्यवस्था। अर्थ का यहाँ पे सेंस किससे है, अर्थ का सेंस है उस संसाधन से जो आपके काम को आसान बनाता है। यहाँ पे रुपया पैसा से आप देख सकते हैं, कोई भी यदि आप काम करते हैं, श्रम करते हैं, तो उसका मजदूरी जो होता है या तो रुपया होगा या तो कोई वस्तु का, जो भी होगा जो आपके लिए संसाधन के रूप में काम करेगा, आपका आवश्यकता को प्रतिपूर्ति करने का क्षमता रखेगा। तो लिखिए कि अर्थव्यवस्था क्या है, खुली अर्थव्यवस्था। देखिएगा कि खुली अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी ऐसी अर्थव्यवस्था से है जो देश या समाज में किसी से भी व्यापार करने की छूट देती है। मतलब जो लीगल व्यापार हो, ऐसा नहीं कि जो लीगल नहीं हो तो आप वैसा व्यापार करेंगे, तो इसका छूट नहीं देता। खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आप किसी को अपना सामान बेच सकते हैं, किसी से सामान खरीद सकते हैं। इसके लिए आपकी स्वेच्छा जो है मायने रखेगी। इसके लिए आपको सरकार से परमिशन नहीं लेना होगा, या आप कहीं बाहर के देश में यदि आप कंपनी लगाना चाहते हैं तो वहां की सरकार आपको इजाजत देती है, तो आप जा सकते हैं, उनके टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से वहां भी फैक्ट्री को लगा सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसको हम लोग खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। लिखे हैं कि इस पर सरकार का नियंत्रण या अंकुश नहीं होता है, इस पर आपका एक अधिकार होता है, लेकिन हाँ वो लीगल होना चाहिए। और इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, यानी अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।